नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, 2006 से पहले के पेंशनर्स से संबंधित जो भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है, वह आपके लिए कितनी उपयोगी साबित होती है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो हमारी चैनल की यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। जी हां, आगे इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि ओआरओपी का अधूरा एरियर देकर पेंशनर्स को टरका दिया गया था। लेकिन हमारे चैनल से जुड़ने के बाद पेंशनर्स ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि अब उन्हें बचा हुआ एरियर, जो 50,000 रुपये से अधिक है, मिलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिफेंस पेंशनर्स से जुड़े मामले में सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिससे यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। इस केस की पूरी जानकारी भी आपको दी जाएगी। साथ ही 8वें वेतन आयोग की अगली बैठक दिसंबर में होने वाली है, जिसकी महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस वीडियो में शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे न केवल आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बल्कि आपकी जरूरत की भरोसेमंद और प्रामाणिक जानकारी भी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की पेंशन संबंधी याचिका खारिज करते हुए रक्षा मंत्रालय पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जी हां दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन पेंशनर्स को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती, वे अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें पेंशनर ने एटी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का रुख किया। एटी ने पेंशनर के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और संबंधित नेवी के अधिकारियों ने मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की। माननीय हाई कोर्ट ने न केवल इस अपील को खारिज कर दिया, बल्कि सरकार की खिंचाई करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पेंशनर्स के अधिकारों को अनदेखा करना स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो पेंशनर्स को इस तरह परेशान करके उन्हें हाई कोर्ट तक आने के लिए मजबूर क्यों किया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशनर्स को उनकी डिसेबिलिटी पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह भी कहा कि सरकार को इस तरह की अनावश्यक अपीलों से बचना चाहिए, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश पहले ही आ चुका हो। यह निर्णय सरकार के लिए एक कड़ा संदेश है कि पेंशनर्स के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। माननीय कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि पेंशनर्स को उनका हक यानी डिसेबिलिटी पेंशन तुरंत दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद जब एफटीसी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले के आधार पर पेंशनर्स के पक्ष में निर्णय लिया गया, तो भारत सरकार द्वारा उस फैसले को बार बार चुनौती देने की प्रक्रिया पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने सरकार की इन अपीलों को न केवल खारिज किया, बल्कि स्पष्ट संदेश दिया कि पेंशनर्स के अधिकारों का सम्मान किया जाए। रक्षा मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि वे बार बार कोर्ट का रुख करने के बजाय एफटीसी के निर्णयों का पालन करते हुए पेंशनर्स को उनका उचित डिसेबिलिटी पेंशन प्रदान करें। यह फैसला पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है और सरकार को जिम्मेदारी के साथ काम करने का संदेश देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करते हैं। एचसीपीसी हाई पावर कमेटी
से जुड़ी अगली बैठक भारत सरकार के साथ दिसंबर में होने वाली है। जी हां दोस्तों, जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जो कि संस्थाओं की एक प्रमुख संस्था है और भारत सरकार के साथ बातचीत करती है, इस बैठक में शामिल होगी। पिछले कुछ समय में आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में भी सुना होगा, जिसे भारत सरकार ने सिविल पेंशनर्स के लिए घोषित किया है। यह स्कीम 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, जिन्हें एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम दिया गया था। इस मुद्दे पर भी भारत सरकार के साथ बातचीत की गई थी। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी द्वारा जो बातचीत की गई थी, वह नवंबर के महीने में भारत सरकार के साथ 8वें वेतन आयोग पे कमीशन के बारे में होनी थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बातचीत नवंबर में नहीं हो पाई। अब यह बातचीत दिसंबर के महीने में होने जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी का तबादला हो गया था, जिसके कारण इस बातचीत में थोड़ा विलंब हुआ। अब यह महत्वपूर्ण बैठक दिसंबर में होने वाली है। दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर दिसंबर महीने में कुछ महत्वपूर्ण खबरें सामने आ सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय लेगी, क्योंकि अब 8वें पे कमीशन को लागू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए, हम जेसीएम की भारत सरकार के साथ होने वाली मुलाकात का इंतजार करते हैं, जिससे इस मुद्दे पर स्पष्टता मिल सके। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नई जानकारी की ओर चर्चा करते हैं। ओआरपी का आधा एरियर मिल चुका था और अब पेंशनर्स को स्पर्श से 51,524 रुपये मिलेंगे। यहां हम पेंशनर्स और उनके परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले एक पेंशनर ने मुझे एक छोटा सा वॉइस मैसेज भेजा था, जिसे पहले आप सुनिए। इसके बाद मैं आपको संबंधित दस्तावेज भी दिखाऊंगा। तो पहले इस वॉइस मैसेज को सुनिए। नमस्कार सर जी, आपके कहने पर हमने एक ग्रीवांस डाला था, जिसमें आपने बताया था कि हमें यह एरियर कम मिला है। इसके बारे में आज हमें एक मेल प्राप्त हुई है, जिसमें हमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। तो आपने सुना दोस्तों, हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी की वजह से पेंशनर्स कितने जागरूक हो रहे हैं। अब जिन पेंशनर्स की हम बात कर रहे हैं, उन्हें बहुत जल्द 51,524 रुपये मिल जाएंगे, और यह सब केवल सही और सटीक जानकारी की वजह से हुआ है। अब जो आप सामने एसबीआई का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख रहे हैं, यह 19 नवंबर 2024 का है, जिसे स्पर्श को एसबीआई की ओर से भेजा गया है। इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीजें लिखी गई हैं। ये देखिए, it is certified that Mrs. Ganga Devi is drawing her pension through SBI account number XX, and she was not paid the LTA arrears of her deceased husband for OROP 2 as per PCDA Circular 666, 51,524 rupees from July 2019 to May 10, 2021. A copy of the drawn statement is attached herewith for your reference. यानी कि एसबीआई ने स्पर्श को यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा है, जिसमें बताया गया कि जुलाई 2019 से लेकर मई 2021 तक का एरियर, जो कि 51,524 रुपये था, ओआरपीट के तहत पेंशनर्स को नहीं दिया गया। इसके कारण स्पर्श में माइग्रेशन की प्रक्रिया में रुकावट आई। अब यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट एसबीआई द्वारा भेजा गया है। आगे मैं आपको समझाता हूं कि ये कौन से फैमिली पेंशनर थे जिनका यह सर्टिफिकेट सीपीपीसी को भेजा गया। देखिए, इसके साथ ही एक और पत्र 20 नवंबर 2024 का पेंशनर को भी भेजा गया है, जिसमें एसबीआई ने पेंशनर को यह जानकारी दी है। इस पत्र में कहा गया है कि आपके द्वारा निर्धारित पीरियड, यानी जुलाई 2019 से लेकर 10 मई 2021 तक का एरियर, हमने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के रूप में ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाकर स्पर्श को भेज दिया है। इसके बारे में हमने आपको मोबाइल के जरिए भी जानकारी दे दी है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पेंशनर को इस अवधि का एरियर अभी तक नहीं मिला, और इसकी जानकारी एसबीआई ने उन्हें और स्पर्श को भेजी है। यह लेटर भी पेंशनर को एसबीआई की तरफ से भेजा गया है।
अब मैं आपको समझाता हूं कि कौन से फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको ORP2 का आधा एरियर मिला है। जी हां दोस्तों, कुछ फैमिली पेंशनर्स को ORP2 का आधा एरियर मिला है। आपको पता है कि जुलाई 2019 से ORP2 का एरियर लागू हुआ था, यानी 1 जुलाई 2019 से। लेकिन जिन फैमिली पेंशनर्स का पेंशन जुलाई 2019 के बाद शुरू हुआ है, यानी जिन पेंशनर्स की मृत्यु जुलाई 2019 के बाद हुई है, उन्हें एरियर मिलने से पहले ही पेंशन शुरू हो गई है। इन पेंशनर्स को आधे एरियर का भुगतान किया गया है, क्योंकि उनका एरियर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सका। जब ORP का एरियर दिया गया, तो उन पेंशनर्स को केवल फैमिली पेंशन के दौरान का एरियर मिला, यानी जुलाई 2019 से लेकर पेंशनर के मृत्यु के समय तक का एरियर ही दिया गया। इस बीच का जो एरियर था, वह फैमिली पेंशनर्स को नहीं मिला। यह कई पेंशनर्स के लिए अज्ञात है कि जुलाई 2019 से लेकर पेंशनर की मृत्यु तक का जो एरियर है, वह भी उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स के मामलों में जिनका पेंशन जुलाई 2019 के बाद शुरू हुआ था और जिनकी मृत्यु उसके बाद हुई, उन्हें यह एरियर नहीं दिया गया। यह जानकारी कई पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नई हो सकती है और इसके बारे में जागरूकता की कमी है। अगर पेंशनर की मृत्यु इस पीरियड के दौरान हुई थी, तो उन्हें केवल फैमिली पेंशन शुरू होने की तारीख से लेकर आगे का एरियर दिया गया है। यदि आप भी इसी कैटेगरी के फैमिली पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर के बच्चे, रिश्तेदार हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपको ORP2 का एरियर सही तरीके से मिला है या नहीं। अगर एरियर गलत मिला है, तो इसके लिए कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, जैसा कि इन पेंशनर्स ने किया। अब उन्हें 51,524 रुपए मिल रहे हैं और यह सब केवल सही जानकारी की वजह से हुआ है, जो हमारे चैनल की तरफ से दी गई थी। अब हम बात करते हैं प्री 2006 पेंशनर्स के साथ हो रहे अन्याय की और कैसे अब उनका हक कोई नहीं छीन सकता। जी हां, पेंशनर्स अब जागरूक हो चुके हैं और उनका हक लेने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। 2006 से पहले के कुछ पेंशनर्स के मामले में ACP लागू किया गया है और इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। आइए पहले हम एक दस्तावेज को देखते हैं। ये पत्र रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर को भेजा गया है, जिसमें उन्हें नकारात्मक जवाब दिया गया है कि उनके मामले में ACP लागू नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इस लेटर का कंटेंट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यह भविष्य में आपको भी मदद कर सकता है। सबसे पहले इसमें पेंशनर के CP ग्रांट्स ग्रीवेंस का रेफरेंस दिया गया है। दूसरे पैराग्राफ में जो लिखा गया है वह इस प्रकार है। यह ग्रीवेंस एक फैमिली पेंशनर द्वारा डाला गया था और इसी संदर्भ में रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा है कि दस्तावेजों की जांच करने पर यह पाया गया कि पेंशनर का पति 20 अगस्त 1981 को आर्मी में भर्ती हुआ था और 31 अगस्त 2003 को 22 साल 3 दिन की सेवा पूरी करने के बाद सेवा से डिस्चार्ज हो गया था। यह जानकारी पेंशन के मामलों को सही तरीके से समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर उन पेंशनर्स के लिए जो ऐसे दस्तावेजों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि पेंशनर ने 22 साल 3 दिन की सेवा पूरी की थी और इसके बाद उन्हें रिटायरमेंट मिला। आगे रिकॉर्ड ऑफिस ने आर्मी हेडक्वार्टर के एक पत्र का संदर्भ देते हुए यह बताया कि ACP स्कीम का लाभ तभी मिलता था जब 10 साल की सेवा पूरी होती थी नायक ग्रेड के लिए, 20 साल की सेवा हवलदार ग्रेड के लिए और 30 साल की सेवा नायब सूबेदार ग्रेड के लिए। यह नियम 7 अगस्त 2003 से प्रभावी था। इस सेंटेंस में साफ तौर पर कहा गया है कि ACP ग्रांट केवल इन सेवा अवधियों के आधार पर लागू होता था और इसका उद्देश्य सेवा में समय के हिसाब से ग्रेड के उन्नति को मान्यता देना था। आगे के सेंटेंस में यह कहा गया है कि ACP पॉलिसी 7 अगस्त 2003 से लागू हुई थी और पेंशनर के पति को 7 जून 1995 को लांस दफेदार LD रैंक पर प्रमोट किया गया था। लांस दफेदार को नायक के बराबर माना जा सकता है। इसके बाद पेंशनर के पति 33 अगस्त से 2003 को रिटायर हुए थे,
यानी कि 10 साल की सेवा पूरी किए बिना ही रिटायर हो गए थे। यहां पर स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि पेंशनर के पति ने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की थी उसी रैंक में, लांस, दफेदार, नायक, और इसलिए उन्हें एसीपी का लाभ नहीं मिल सकता था, क्योंकि एसीपी स्कीम के लिए आवश्यक शर्तों में 10 साल की सेवा का पूरा होना जरूरी था। यह लेटर पेंशनर्स के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता है, क्योंकि यदि उन्हें एसीपी का लाभ नहीं मिल रहा है तो यह दस्तावेज उनके मामले को सही दिशा में सुलझाने के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। जैसा कि आप कह रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के इस लेटर में जो 3 नंबर पैराग्राफ है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि एसीपी स्कीम के तहत दूसरे वित्तीय उन्नयन, सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ हवलदार और समकक्ष रैंक के कर्मियों को 20 साल की सेवा पूरी करने पर मिलेगा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिन पेंशनरों का आप उल्लेख कर रहे हैं, जो 22 साल की सेवा के साथ दफादार, हवलदार के रैंक पर थे, उन्हें एसीपी का लाभ मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 20 साल की सेवा पूरी की थी। इसलिए रिकॉर्ड ऑफिस का यह कहना कि उन्हें एसीपी का दूसरा उन्नयन नहीं मिलेगा, यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के लेटर में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि हवलदार के रैंक के लिए यह लाभ 20 साल की सेवा के बाद दिया जाता है। आपने जो जानकारी साझा की है वह पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह दस्तावेज उन्हें अपनी सही स्थिति को साबित करने और उनके हक को पाने में मदद कर सकता है। आपने बहुत सही कहा। रक्षा मंत्रालय का लेटर पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि यदि किसी पेंशनर ने 20 साल की सेवा पूरी की है तो उसे हवलदार या समकक्ष रैंक का एसीपी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। इसमें कोई शर्त नहीं है कि उसे केवल नायक के रैंक में 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही एसीपी मिलेगा। यह जानकारी किसी भी पेंशनर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि गलत जानकारी या गोलमोल जवाब देने की कोशिश से उनका हक छीनने का प्रयास किया जा सकता है। आपका यह वीडियो उन पेंशनरों के लिए एक जागरूकता का स्रोत बन सकता है जो अपने हक के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। जब तक पेंशनर्स इस जानकारी के साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने में कोई रुकावट नहीं आ सकती। इस प्रकार की जानकारी पेंशनर्स को अपने अधिकारों को समझने और सही तरीके से कार्रवाई करने में मदद करती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सही जानकारी और सही प्रक्रिया से पेंशनर्स को उनके अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, एसीपी और एमएसएसईपी मोबाइल स्कीम कंपलसरी पेंशन में अंतर है और एसीपी में 8 साल की सेवा की शर्त लागू नहीं होती है। पेंशनर्स को यह समझना जरूरी है कि अगर वे 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच रिटायर हुए हैं और उन्होंने एसीपी की योग्यताएं पूरी की हैं, तो उन्हें इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए। यह जानकारी पेंशनर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जैसे आपने कहा, अगर किसी ने ग्रीवेंस नहीं डाला है तो उन्हें यह कदम उठाना चाहिए ताकि उनका हक न केवल सुनिश्चित किया जाए बल्कि उनका एरियर और अपग्रेडेशन भी सही तरीके से मिल सके। आपका वीडियो पेंशनर्स के बीच जागरूकता फैलाने का एक बेहतरीन तरीका है और हम आशा करते हैं कि इससे उन्हें अपने अधिकारों के बारे में सही जानकारी मिले और वे उनका सही तरीके से उपयोग कर सकें।